दोस्तों नमस्कार। एक बार पुनः आपका हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम भाषा विज्ञान और काव्य शास्त्र का द्वितीय भाग लेकर आ रहे हैं, वस्तुनिष्ठ हिंदी साहित्य इतिहास का। तो आइए देखते हैं। ऐसी कल्पना जो तर्क सिद्ध नहीं है और एक प्रकार की रहस्यात्मक अंतर्दृष्टि का परिणाम है, फैंटेसी कही जा सकती है। हिंदी में फैंटेसी का सबसे अधिक प्रयोग मुक्तिबोध ने किया है। मुक्तिबोध के अनुसार फैंटेसी मन की निगूढ़ वृत्तियों का अवधूत मुक्तिबोध के अनुसार फैंटेसी मन की निगूढ़ वृत्तियों का अनुभूत जीवन समस्याओं का और इच्छित जीवन स्थितियों का प्रक्षेप होता है। मुक्तिबोध के कथन से तीन बातें सामने आती हैं। फैंटेसी में मन के निगूढ़ तत्व उद्भाषित होते हैं, अनुभूत जीवन समस्याएं प्रक्षेपित होती हैं, इच्छित जीवन स्थितियां अर्थात जैसी जीवन पद्धतियों की हम कामना करते हैं वे इसमें प्रक्षेपित होती है। फैंटेसी एक तरह की कल्पना है, किंतु कवि की रचनात्मक कल्पना से इसका स्वरूप भिन्न होता है। फैंटेसी में मनोबिंबों को समन्वित, संगठित और परिवर्तित करके नवीन रचना की शक्ति नहीं होती है। फैंटेसी में आने वाली बिंब-लंबियाँ बेतरतीब और विशृंखल होती हैं। इनकी स्थिति स्वप्न बिंबों जैसी होती है। फैंटेसी में जीवन का यथार्थ रूपायित नहीं हो पाता, किंतु तकनीक के रूप में इसका प्रयोग करके जीवन यथार्थ के बिंब प्रस्तुत किए जा सकते हैं। फैंटेसी का संबंध रचनाकार के अवचेतन मन से होता है, अतः इसमें मन के निगूढ़ तत्वों की झलक मिल जाती है। मुक्तिबोध ने कामायनी को भी एक फैंटेसी माना है। महत्वपूर्ण कथन। फैंटेसी मनोविज्ञान का शब्द है। इसका संबंध स्वप्न और अवचेतन मन में घटित होने वाली घटनाओं की विघटित और बेतरतीब बिंबावलंबियों से है। साहित्य या काव्य में यह तकनीक के रूप में प्रयुक्त की जाती है। डॉक्टर बच्चन सिंह। कामायनी में बिंब विशृंखलित और विघटित नहीं है। लज्जा सर्ग के सभी बिंब अच्छी तरह समायोजित और श्रृंखलाबद्ध हैं। डॉक्टर बच्चन सिंह। साहित्य के क्षेत्र में आधुनिक बोध का प्रश्न परिस्थितियों के दबाव का साहित्य के क्षेत्र में आधुनिकता बोध का प्रश्न परिस्थितियों के दबाव पर निर्भर करता है। कोई भी संवेदनशील कवि या रचनाकार जब अपने परिवेश के दबाव का अनुभव ही नहीं करता, उसे भोगता भी है, उसकी संपूर्ण चेतना विक्षुब्ध हो जाती है। ऐसी स्थिति में उनकी प्रक्रिया नवीन उभार के रूप में आती है और आधुनिकता बोध का जन्म होता है। दूसरे शब्दों में, जब कोई कवि या रचनाकार अपने परिवेश में व्याप्त अन्याय, शोषण, बेईमानी, अवसरवादिता आदि से जूझता हुआ जिस मानसिकता से गुजरता है, वही आधुनिकता बोध है। आधुनिकता बोध जब साहित्य में अभिव्यक्त होता है तो उसे आधुनिकवाद कहते हैं। उत्तर आधुनिकवाद वस्तुतः सोस्यूर का संरचनावाद और जैक देरिदा का विखंडनवाद, इन दोनों से मिलकर उत्तर आधुनिकतावाद की अवधारणा निर्मित हुई है। उत्तर आधुनिकतावाद के प्रवर्तक फ्रांसीसी विद्वान फ्रांसुआ लियोतोर माने जाते हैं। उत्तर आधुनिकवाद की अवधारणा को प्रतिष्ठित करने में लियोतोर के अतिरिक्त पॉल डी मान, नीत्शे, फूको और जैक देरिदा के नाम प्रमुख हैं। डॉक्टर नवल किशोर के अनुसार जिसे पश्चिमी काल जगत में उत्तर आधुनिकता काल कहा जाता है, उसका एक लक्षण विचारधारा निरपेक्षता भी है। विचारधारा की शून्यता में धार्मिक कट्टरता, भाषावाद, उग्र राष्ट्रवाद और नस्लवाद आदि विभेदक विश्वासों को मुक्त आकाश मिल जाता है।
भारत में अभी तक पूरी तरह से आधुनिकवाद की प्रतिष्ठा नहीं हो पाई है, अतः आधुनिकतावाद का चिंतन अप्रासंगिक है। समकालीन अवधारणाएं। सन 1960 के बाद हिंदी समीक्षा पर अमेरिकी नई समीक्षा का प्रभाव पड़ा है। अमेरिकी नई समीक्षा के प्रभाव से हिंदी समीक्षा साहित्य में तनाव, विसंगत, विडंबना आदि पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग होने लगा है। रूसी रूपवाद के प्रयोक्ता स्केलोवास्की के प्रभाव से भाषाई प्रयोग में अजनबीपन देखा जाने लगा है। फ्रांसीसी प्रभाव के कारण संरचनावाद और विच्छेदवाद की लहर आई। पश्चिम में मार्क्सवादियों रोला बर्थ और देरिदा के सिद्धांतों को अपनाया गया तथा उन्हें राजनीति एवं समाज की समस्याओं से संबद्ध कर दिया गया। समकालीन समीक्षा में विडंबना, विसंगति, विखंडन और अंतर्विरोध आदि शब्दों का प्रयोग होने लगा है। हिंदी समीक्षा के क्षेत्र में सर्जनता समीक्षा के नाम पर जो कुछ लिखा गया वह वाकजाल मात्र कहा जाएगा। कुछ विचारकों ने इस प्रकार की समीक्षा को कूड़ा करकट कहा है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न। स्वच्छंदतावाद का प्रथम कवि इनमें से कौन है? तो वर्ड्सवर्थ। स्वच्छंदतावाद के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? स्वच्छंदतावादी काव्य नैतिक बंधनों को पूर्णतः स्वीकार करता है। असत्य क्या है? स्वच्छंदतावादी काव्य प्रकृति चित्रण को प्रमुखता देता है। स्वच्छंदतावादी काव्य मौलिकता तथा नवीनता का पक्षपाती है। स्वच्छंदतावादी काव्य आत्मानुभूति को प्राथमिकता देता है। हिंदी साहित्य का प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि कौन है? तो श्रीधर पाठक। छायावादी काव्य के लिए स्वच्छंदतावाद शब्द का प्रयोग अधिक प्रयुक्त किसने माना है? तो डॉक्टर बच्चन सिंह ने। छायावाद की बृहत्त्रयी में सम्मिलित नहीं है? तो महादेवी वर्मा। स्वच्छंदतावाद को छायावाद से भिन्न किसने माना है? तो रामचंद्र शुक्ल। हिंदी रोमांटिक कविता का मैनिफेस्टो किसे कहा जाता है? सुमित्रा नंदन पंथकृत पल्लव को। काव्य को मानव मन की भावनाओं का सहज उच्छलन किसने कहा है? तो वर्ड्सवर्थ। स्वच्छंदतावाद की उपलब्धि थी जनसाधारण को काव्य के केंद्र में प्रतिष्ठित करना। यथार्थवाद शब्द का प्रयोग किसने किया है? तो कार्वे ने। सामाजिक यथार्थवाद का रूप इनमें से किसकी कृतियों में लक्षित हुआ है? तो गोरकी। यथार्थवाद के कितने रूप हैं? तो 4। यथार्थवाद का सबसे अधिक व्यापक, प्रभावशाली तथा प्रगतिशील रूप है तो सामाजिक यथार्थवाद। सामाजिक यथार्थवाद इनमें से किसके विचारों से प्रभावित है? कार्ल मार्क्स। फ्रायड तथा युंग के विचारों से प्रभावित यथार्थवाद का रूप है तो मनोवैज्ञानिक यथार्थवाद। हिंदी साहित्य का प्रथम यथार्थवादी साहित्यकार इनमें से कौन है? तो प्रेमचंद। इल्याचंद जोशी के उपन्यासों में यथार्थवाद का रूप मिलता है मनोवैज्ञानिक। प्रकृतवादी यथार्थवादी इनमें से किसकी रचनाओं में पाया जाता है? पांडे बेचन शर्मा उग्र। यथार्थवादी साहित्य के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? इसमें समस्याओं के समाधान के उपायों का चित्रण होता है। यथार्थवाद का वह रूप जो हिंदी साहित्य में निष्प्रभावी है तो अति यथार्थवाद। यथार्थवादी रचनाकार काल्पनिक लोक में भ्रमण नहीं करता बल्कि जिस परिवेश में सांस लेता है उसकी धड़कन को महसूस करता है, अतः उसका चित्रण प्रामाणिकता के आधार पर करता है। कथन है तो प्रेमचंद का। यथार्थवाद का संबंध प्रत्यक्ष जगत से किसने कहा है? तो नंद दुलारे वाजपेयी ने। किसने कहा है? नंद दुलारे वाजपेयी ने। छायावाद का जनक इनमें से कौन है? संरचनावाद का जनक। संरचनावाद का जनक इनमें से कौन है? तो फर्दिनांद डी सस्यूर। समीक्षा को
विज्ञान के समकक्ष मानने वाला आंदोलन है तो है संरचनावाद। कौन है? संरचनावाद। इनमें से किस वाद का हिंदी साहित्य में कोई प्रभाव नहीं है तो वो है संरचनावाद। इनमें से किस साहित्य का संबंध संरचनावाद इनमें से किस वाद का हिंदी साहित्य में कोई प्रभाव नहीं है तो वो है संरचनावाद। नेक्स्ट है कि उत्तर संरचनावाद का प्रवर्तक कौन है तो जाक देरिदा। प्रतीकवाद का पुरस्कर्ता कौन है तो बाल्देयर। आचार्य शुक्ल ने प्रतीक के कितने भेदों का उल्लेख किया है तो वो है 2। सामान्यतः प्रतीकों को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है तो 5। प्रतीक को लाक्षणिक वक्रता का एक प्रकार किसने माना है तो रामचंद्र शुक्ल ने। धर्मवीर भारती का ठंडा लोहा किसका प्रतीक है तो दुख निराशा का। सरस्वत दयाल की कविता में पहाड़ किसका प्रतीक है कवियों का। प्रिय यामिनी जागी, अलस पंकज दृग, अरुण मुख तरुण अनुरागी। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा प्रतीक है तो प्राकृतिक। दुल्हन गावह मंगलाचार, हम घर आए राजा राम भरतार। सांस्कृतिक। उपयुक्त पंक्तियों में प्रतीक है तो सांस्कृतिक। बिंब की सबसे बड़ी विशेषता है इंद्रियता। बिंब का काम है कविता को सजीव बनाना है। बिंब के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। जो सत्य है उसको देखते हैं कि प्रतीकवाद की प्रतिक्रिया स्वरूप काव्य में बिंबवाद आंदोलन शुरू हुआ। टी.ई. होम्स ने बिंबवाद को दार्शनिक आधार प्रदान किया। साहित्य में बिंबवाद आंदोलन सन 1910 से 1918 तक अपने उन्मेष में रहा। सौंदर्य शास्त्र में बिंब को क्या कहा गया है तो सौंदर्यानुसंधायिनी प्रतिभा। सौंदर्य शास्त्र में बिंब को क्या कहा गया है तो सौंदर्यानुसंधायिनी प्रतिभा। अहेड़ी दौलैया मिर्ग पुकारे रोए, जा बन में कीड़ा करी, दाझत है बन सोए। उपयुक्त दोहा में प्रयुक्त मिर्ग पुकारे रोए बिंब द्वारा इनमें से किसकी अभिव्यक्ति हुई है तो संसार की नश्वरता। बालक लिपटा है मेरे गले से चुपचाप छाती से, कंधे से चिपका है नन्हा सा आकाश। स्पर्श है सुकुमार प्यार भरा कोमल, किंतु है भार का गंभीर अनुभव। मुक्तबोध की उपयुक्त पंक्तियों में इनमें से किस बिंब का प्रयोग हुआ है तो स्पर्श। घाटियों में भर्राती गिरती चट्टानों की गूंज, कांपती मंद गूंज अनुगूंज। आगे की इन पंक्तियों में किस बिंब का प्रयोग हुआ है तो श्रव्य बिंब का। उड़ गई चिड़िया कांपी फिर दृश्य उड़ गई चिड़िया कांपी फिर थिर हो गई पत्ती, दृश्य बिंब है। तुम्हारी देह मुझको कनक चंपे की कली है, दूर से ही स्मरण में भी गंध देती है। आगे की इन पंक्तियों में बिंब है तो घ्राण बिंब है। कविता का कर्म अर्थ मात्र ग्रहण करना नहीं होता, अपितु बिंब ग्रहण करना होता है। रामचंद्र शुक्ल। मिथक को स्वप्न का सजातीय किसने माना है तो फ्रायड ने। आदिम मनुष्य की चेतना का प्राथमिक सृजनात्मक बिंब है मिथक। मिथक को भाषा का योग किसने कहा है तो मैक्स मूलर ने। इनमें से किस विचारक के अनुसार मिथक का संबंध प्रकृति से नहीं समाज से है तो दुर्खीम। इनमें से किस विचारक ने मिथक को सामूहिक आदिबिंब कहा है तो युंग ने। कल्पना के महत्व और स्वरूप का प्रथम विचारक कौन था तो एडिसन। कॉलरिज ने कल्पना के कितने भेद किए हैं तो 2। कल्पना के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है तो सभी कथन सत्य है। इसमें देखिए, कल्पना कवि को संप्रेषण और पाठक को ग्रहण करने में सहायता करती है। कल्पना रस में विभाव का स्वरूप खड़ा करने का काम करती है। कल्पना द्वारा अलंकार में अप्रस्तुत विधान का सारा
कार्य संपन्न होता है। हिंदी समीक्षा के क्षेत्र में कल्पना का सर्वप्रथम विचारक इनमें से कौन है? तो रामचंद्र शुक्ल। फैंटेसी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? फैंटेसी में मन के निगूढ़ तत्व उद्भाषित होते हैं। इनमें अनुभूत जीवन समस्याएं प्रक्षेपित होती हैं। इनमें जीवन की जैसी स्थितियों में हम कल्पना करते हैं वो भी प्रक्षेपित होती है। हाँ, ठीक, ये सब सही है, सभी है ना। जो असत्य है उसको नहीं देखते। ऐसी कल्पना जो तर्क सिद्ध नहीं है और एक प्रकार की रहस्यात्मक अंतर्दृष्टि के परिणाम को कहते हैं फैंटेसी। निम्नलिखित में से किसमें मन के निगूढ़ तत्वों की झलक मिल जाती है? फैंटेसी। हिंदी में फैंटेसी का सबसे अधिक प्रयोग किसने किया है? तो मुक्तबोध ने। कामायनी को फैंटेसी किसने माना है? मुक्तबोध ने। नवलेखन में वह प्रचलित शब्द इनमें से कौन सा है जो व्यक्ति की अपनी विशिष्टता के कारण उसे आज के समाज में अपरिचित जैसा बना देती है? तो अजनबी पर। जहाँ किसी कथन में परस्पर विरोधी शब्द हों तो उसे समकालीन समीक्षा में कहते हैं अंतर्विरोध। आज के जीवन की एक स्थिति जहाँ प्रत्येक मूल्य या धारणा का ठीक उल्टा रूप दिखाई पड़ता है, ऐसे स्थिति को समीक्षा में कहते हैं विसंगति। क्या कहते हैं? विसंगति। नेक्स्ट है बेनेडिक्टो क्रोचे 1866 से 1952 एथेटिक्स। एच कुम्बस लिटरेचर एंड क्रिटिसिज्म। सी.डी. लेविस पोएटिक इमेज। पी.बी. शेली ए डिफेंस ऑफ पोएट्री। जॉन को रेनसम 1888 दी न्यू क्रिटिसिज्म। जैक देरिडा 1930 स्पीच एंड फेमिना राइटिंग एंड डिफरेंट ऑफ ग्रामेटोलॉजी। हेनरी डेविड थोरे 1817 लाइफ विदाउट प्रिंसिपल 1862। दी मेन बूट्स 1864 ईस्वी। केप कार्ड 1865 ईस्वी। ए एंकी इन कनाडा 1866 ईस्वी। लाइफ इन वुड्स 1866 ईस्वी। जोसेफ एडिसन 1672। इंस्पेक्टर प्लेजर्स ऑफ इमेजिनेशन। वाल्टर हेरेसिया विंकलमैन हिस्ट्री ऑफ रेनेसा। विंकलमैन 1873 और हिस्ट्री ऑफ रेनेसा 1874 ईस्वी। कार्ल मार्क्स 1818 कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 1847। पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी 1867। दास कैपिटल मैक्सिम गोर्की 1868। विश्वविख्यात कृति माँ। टिलियर्ड 1889। दी एलिजाबेथन वर्ड पिक्चर 1943। दी डायरेक्ट एंड अल्बीक 1934 ईस्वी। क्लिंथ ब्रुक 1906। मॉडर्न पोएट्री एंड ट्रेडिशन 1939। दी विल रॉट अर्न 1947 ईस्वी। अंडरस्टैंडिंग पोएट्री 1938 ईस्वी। अंडरस्टैंडिंग फिक्शन 1943 ईस्वी। अंडरस्टैंडिंग ड्रामा 1947 ईस्वी, है ना। लायोनल ट्रिलिंग 1905। दी लिबरल इमेजिनेशन 1950 ईस्वी। बियॉन्ड कल्चर 1965 ईस्वी। सिंसियरिटी एंड अथॉरिटी 1972 ईस्वी। विलियम्स एम्पसन 7 टाइम्स ऑफ एम्बिग्विटी 1930 ईस्वी। सम वर्सन्स ऑफ पास्टोरल 1935 ईस्वी। द स्ट्रक्चर ऑफ कॉम्प्लेक्स वर्ड
1951 ईस्वी, मिल्टन गार्ड्स 1961 ईस्वी, सर फिलिप सिडनी 1954, एपोलॉजी फॉर पोट्री दांते 1226, दी वल्गरी एलोक्वो होरेस नवशास्त्रवाद के प्रवर्तक हैं, आर्स पोएटिका अलेक्जेंडर पोप एसे ऑन क्रिटिसिज्म इम्पिसिल टू अगस्टस, क्रिस्टोफर कार्डवेल 1907, इल्यूजन एंड रियलिटी, रेने विलेक ए हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न क्रिटिसिज्म, रोमांटिक एज द राइज ऑफ इंग्लिश लिटरेरी हिस्ट्री, थियरी ऑफ लिटरेचर, फ्रैंक रेमंड लिविस 1895, न्यू बेयरिंग इन इंग्लिश पोएट्री 1932, रिवैल्यूएशन 1936 ईस्वी, द ग्रेट ट्रेडिशन 1948 ईस्वी, द कॉमन परसूट 1952 ईस्वी, थॉट वर्ड्स एंड क्रिएटिविटी 1976 ईस्वी, जॉन-पॉल सार्त्र 1905, ले मोस और फ्लावियर 4 खंडों में 1931 से 1945 ईस्वी, व्हाट इज लिटरेचर, एजरा पाउंड 1885, मेक इट यू, हर्बर्ट रीड 1893, द मीनिंग ऑफ आर्ट 1931, आर्ट एंड इंडस्ट्री 1934, आर्ट एंड सोसाइटी 1936, फिलॉसफी ऑफ मॉडर्न आर्ट 1952, पोएट्री एंड एक्सपीरियंस 1967। महत्वपूर्ण कथन, गुलामी मृत्यु से भी भयावह है। प्लेटो चित्रकार अथवा किसी भी अन्य कलाकार की तरह कवि भी अनुकरता है। अरस्तु प्रत्येक कवि शिक्षक होता है। मैं चाहता हूँ कि या तो मैं शिक्षक समझा जाऊँ या कुछ नहीं। वर्ड्सवर्थ आलोचना सांस की तरह अनिवार्य एवं नैसर्गिक क्रिया है। टी.एस. एलियट कविता कवि व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं, व्यक्तित्व से पलायन है। टी.एस. एलियट कल्पना मानव मस्तिष्क की बिंब विधायिनी शक्ति है। कॉलरिज सहजानुभूत अभिव्यंजना की आंतरिक प्रक्रिया है। तो बेनेडिक्ट कोचे पागल, प्रेमी और कवि तीनों कल्पना से ओतप्रोत रहते हैं। शेक्सपियर कलाकार का मनोविज्ञान अध्ययन का निष्फल क्षेत्र है। रिचर्ड नैतिकता सिर्फ दुनियादारी है और आचार संहिता इष्ट सिद्ध की सामान्यतम व्यवस्था की अभिव्यक्ति है। रिचर्ड वस्तुनिष्ठ प्रश्न, प्लेटो से पूर्व ग्रीक काव्यचिंतन में किन सिद्धांतों की उद्भावना हो चुकी है? तो प्रेरणा का सिद्धांत, अनुकरण का सिद्धांत और विरेचन का सिद्धांत। यूरोप में व्यवस्थित काव्यचिंतन का आरंभ किससे माना जाता है? तो प्लेटो से पूर्व काव्य रचना के संबंध में मान्यता थी कि काव्य रचना की प्रेरणा ईश्वरीय होती है। काव्य में स्वयं की कला, निपुणता और शब्द चयन की क्षमता नहीं होती। जिसकी आत्मा पवित्र, निर्दोष और निर्विकार होती है उन्हें ही देवी शक्ति प्राप्त होती है। प्लेटो के काव्य संबंधी विचार मुख्यतः किन कृतियों में उपलब्ध है? आयन एंड रिपब्लिक प्लेटो के काव्य संबंधी विचारों में सम्मिलित नहीं है। तो काव्य आदर्श नैतिक राज्य की स्थापना में सहायक। कविता भावों और संवेगों को उद्दीप्त करती है और तर्क एवं विचार शून्यता को प्रोत्साहन देती है। कथन किसका है? प्लेटो का। किसने घोषित किया आदर्श गणराज्य में कवियों का कोई स्थान नहीं है? प्लेटो ने काव्य का विरोध किस आधार पर किया है ना? नैतिक, भावात्मक, बौद्धिक, उपयोगितावादी। प्लेटो के अनुसार आदर्श राज्य में सम्मान मिलना चाहिए,
है ना, दार्शनिकों को, गणितज्ञों को, संगीतज्ञों को, उपरोक्त सभी को। गुलामी मृत्यु से भी भयावह है, यह कथन किसका है? तो प्लूटो को। निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया कि काव्य समाज के लिए हानिकारक है? जिसका आधार ही मिथ्या है वह उपयोगी कैसे हो सकता है? प्लेटो। पाश्चात्य काव्यशास्त्र के माइमेसिस शब्द का हिंदी अनुवाद है अनुकरण। रूप की दृष्टि से प्लेटो के अनुसार काव्य कितने प्रकार का होता है? 3। प्लेटो के अनुसार ट्रेजेडी के लिए उपयुक्त मनोभाव है भय और करुणा। श्रेष्ठ काव्य वह नहीं है जो हल्का मनोरंजन करके थोड़े समय का सुख प्रदान करता है। श्रेष्ठ काव्य वह है जो पाठकों में उदात्त भावनाओं को जागृत करके उनके चरित्रों का निर्माण करता है। इस कथन से प्रतीत होता है कि प्लेटो ने काव्य के उद्देश्य पर विचार करते हुए हल्के मनोरंजन की अपेक्षा किसे अधिक महत्व दिया है? उपदेशात्मकता को। काव्य रचना की जगह ऊन कातना कहीं अधिक उपयोगी है, यह कथन किसका है? काव्य का। अरस्तु ने किस काव्य रूप को अनुकरणात्मक माना है? तो कॉमेडी। अरस्तु ने ट्रेजेडी के प्रयोजन की चर्चा के क्रम में उनका कौन सा सिद्धांत उद्घाटित हुआ है? तो विरेचन सिद्धांत। विरेचन सिद्धांत। काव्य में ट्रेजेडी तत्व की सबसे पहले व्याख्या किसने की है? तो अरस्तु ने। कैथारसिस शब्द का हिंदीकृत रूप है तो विरेचन। अरस्तु ने कलाकार की तरह कवि को माना है अनुकर्ता। अरस्तु ने काव्य को किसके समतुल्य माना है? संगीत कला। अरस्तु का अनुकरण संबंधी दृष्टिकोण है सौंदर्य शास्त्री। अरस्तु ने महाकाव्य में सर्वाधिक महत्व किसे दिया है? तो उदात्त मानव चरित्र। काव्य प्रकृति की अनुकृति है पर एकदम नकल न होकर उसका पुनः प्रस्तुतिकरण है, यह कथन किसका है? अरस्तु का। कवि का कौन सा अनुकार्य आदर्शात्मक है जैसा वह होना चाहिए? अरस्तु ने विरेचन सिद्धांत का उल्लेख किसके संदर्भ में किया है? तो ट्रेजेडी के ही द्वारा भावों को जागृत करके विरेचन पद्धति के माध्यम से मानव मन का परिष्कार होता है, यह कथन किसका है? अरस्तु का। अरस्तु के अनुसार काव्य प्रयोजन है शिक्षा आनंद। अरस्तु के अनुसार काव्य हेतु है तो प्रतिभा अभ्यास और व्युत्पत्ति। कवि व्यक्तित्व के आधार पर अरस्तु के अनुसार काव्य कितने प्रकार होते हैं? तो 2। साहित्य में विरेचन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है? अरस्तु ने। प्लेटो के काव्य पर वासनाओं एवं भावनाओं को उत्तेजित करने का आरोप लगाया जाता है, इसका खंडन करने के लिए अरस्तु ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो विरेचन सिद्धांत का। त्रासदी काव्य में कौन सा कथन असत्य है? यह है ना, तो जो सत्य है उसको देखते हैं। ट्रेजेडी ऐसे कार्य का अनुकरण है जो गंभीर, स्वतःपूर्ण और निश्चित विस्तार युक्त हैं। यह कलात्मक अलंकारों से सुसज्जित नाटक के विभिन्न भागों में भाषिक स्तर पर पाई जाती है। इसमें करुणा और भय के संचार से मनोभावों को उत्तेजित करके उसका उचित विवेचन होता है। अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो अरस्तु ने कला को प्रकृति का अनुकरण कहकर उसे विशिष्ट अर्थ देकर पुनः सर्जन से जोड़ दिया। अरस्तु से पूर्व ग्रीक में काव्य हेतु था तो दैवीय प्रेरणा। अरस्तु के अनुसार जो कवि गंभीर एवं उदात्त होते हैं वे किस प्रकार के काव्य की रचना करते हैं? तो वीर काव्य है ना। अरस्तु के अनुसार जो कवि क्षुद्र एवं विनोदी होते हैं वे रचते हैं व्यंग्य काव्य। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?
है ना। निम्नलिखित से कौन सा कथन सही है? अरस्तु ने महाकाव्य की कोई निश्चित परिभाषा नहीं दी। ट्रेजेडी की तुलना करते हुए उसने आनुषंगिक रूप से महाकाव्य पर विचार व्यक्त किया है। काव्य के संबंध में जो भी उचित हो उसको ग्रहण कर लेना और जो अनुचित हो उसे त्याग देना, इसमें कौन सा वाद है? औचित्यवाद। होरेस ने काव्य हेतु में प्रमुख माना है तो प्रतिभा को। होरेस का काव्य संबंधी सिद्धांत है औचित्य सिद्धांत। कला के लिए कला सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? तो जेम्स एबार्ट मैकलीन व्हिसलर। कला के लिए कला का सबसे बड़ा समर्थक है कोचे। कला के लिए कला का प्रबल विरोधी इनमें से कौन है? बर्नार्ड शॉ। इनमें से कौन सी विचारधारा कलावाद का समर्थन करती है? अस्तित्ववादी। पेरी इप्सुस किसकी रचना है? तो लोजाइनस। लोजाइनस ने काव्य में एक नवीन तत्व का प्रतिपादन किया था जो निम्नलिखित में किस नाम से विख्यात है? तो उदात्त। काव्य में औदात्य बढ़ाने वाला तत्व है तो गरिमामय रचना विधान। काव्य में औदात्य का ह्रास करने वाला तत्व है अति संक्षिप्तता। लोजाइनस ने आत्मा की प्रतिध्वनि किसे कहा है? तो महान विचारोद्भावना को। लोजाइनस ने काव्य और कला की मूल शक्ति किसे माना है? तो आनंद अनुभूति को। लोजाइनस के अनुसार अलंकार का प्रयोग तभी उपयोगी है जब वह काव्य को उत्कर्षता प्रदान कर पाठक को भाव विभोर कर दे। आचार्य कुंतक का वक्रोक्तिवाद किस सिद्धांत के बहुत समीप है? तो उदात्तवाद। बेनिदेत्ते कोचे का काव्यशास्त्री सिद्धांत किस नाम से विख्यात है? तो अभिव्यंजनावाद। हीगेल ने आत्मा की किस प्रवृत्तियों का उल्लेख किया है? 3। क्रोचे के अभिव्यंजनावाद के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो क्रोचे का अभिव्यंजनावाद काव्य या कला की उत्पत्ति या सृजन प्रक्रिया का विश्लेषण प्रस्तुत करता है। निम्नलिखित को सुमेलित करते हुए नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। प्लेटो का अनुकरण सिद्धांत, अरस्तु का विरेचन सिद्धांत, लोजाइनस का उदात्त सिद्धांत, क्रोचे का अभिव्यंजनावाद। क्रोचे का अभिव्यंजनावाद। क्रोचे ने आत्मा की कितनी प्रवृत्तियों का उल्लेख किया है? 2। क्रोचे ने विचारात्मक क्रिया का संबंध किससे माना है? तो तर्कशास्त्र से। क्रोचे ने ज्ञान का प्रथम सोपान किसे माना है? अभिव्यंजना का। क्रोचे का अभिव्यंजनावाद भारतीय वक्रोक्तिवाद का विलायती रूप है। उपयुक्त कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। रिचर्ड की मान्यता है कि कविता का मूल्य उसकी मन को प्रभावित करने की क्षमता पर निर्भर है। रिचर्ड के अनुसार काव्य की पाठक श्रोता को प्रभावित करने की क्षमता निर्भर है तो संप्रेषणीयता। रिचर्ड के मतानुसार संप्रेषण है विभिन्न व्यक्तियों की अनुभूतियों की समानता। रिचर्ड ने प्रयोग की दृष्टि से भाषा को कितने वर्गों में विभाजित किया है? 2। शब्दार्थ संबंधों पर विचार करते हुए रिचर्ड ने अर्थ के कितने प्रकारों का उल्लेख किया है? 4। कलाकार के मनोविज्ञान को अध्ययन का निष्फल क्षेत्र किसने कहा है? रिचर्ड। नई समीक्षा शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया है? प्रोफेसर स्पिनगार्न। नई समीक्षा का जनक माना गया है तो I.A. रिचर्ड। समीक्षा एक प्रकार की वैयक्तिक प्रक्रिया है जो जीवन दृष्टि पर आधारित होती है। कथन किसका है? तो S.E. स्पिनगार्न। निम्नलिखित में से किसने नई समीक्षा को पूर्ण प्रतिष्ठित किया है? तो रेनेसां ने। रेनेसां के अनुसार सप्त विधान होता है तो बिंबात्मक। रेनेसां के अनुसार कविता की रूप रचना में सप्त विधान और अर्थ विधान दोनों का संश्लेष होता है। और एलन टेट के अनुसार बहिरंग संतुलन का अर्थ है अभिधेयार्थ को प्रकट करने वाला। अंतरंग संतुलन का अर्थ है लक्ष्यार्थ को प्रकट करने वाला। कविता का अस्तित्व बहिरंग संतुलन और अंतरंग संतुलन के मध्य पूर्ण सामंजस्य के अर्थ में घटित होता है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? एलन टेट ने। ब्लैकमर ने काव्य भाषा का
प्रधान गुण माना है सांकेतिकता। विसंगति को काव्य भाषा का प्रधान गुण किसने माना है? तो क्लिंथ ब्रूक्स। इनमें से किसने अनेकार्थता को काव्य भाषा का प्राण तत्व माना है? तो विलियम एम्पसन। नई समीक्षा के संदर्भ में किसे कथन को लेकर समीक्षकों में पूर्ण सहमति है? तो काव्य स्वतः वस्तु है। नई समीक्षा का विरोध इनमें से कौन है? नई समीक्षा का विरोधी इनमें से कौन है? तो R.S. क्रेन। जबकि ब्लैकमर, क्लिंथ ब्रूक्स और विलियम एम्पसन जो है नई समीक्षा के जो है समर्थक है। नेक्स्ट है, हिंदी में नई समीक्षा का आरंभ निम्नलिखित में से किस विचारधारा की आलोचना से हुआ है? तो प्रयोगवादी। इनमें से किस आलोचक ने कलाकार का पहला और अंतिम कार्य कला की समस्याओं से जूझना माना है? तो अज्ञेय। किसने कहा है कि अतृप्त की साहित्य की प्रेरणा का स्रोत है? किसने कहा कि अतृप्त ही साहित्य की प्रेरणा का स्रोत है? अज्ञेय ने कहा है। किसने कहा है? तो अज्ञेय ने कहा है। नेक्स्ट है, जिन दस्तूर उपदेश रसायन बारहवीं शती इसमें सदाचार एवं नीति संबंधित धार्मिक उपदेश वर्णित है। जिन दस्तूर चरचरी बारहवीं शती इसमें गुरु जिन वल्लभ सूरी का यशोगान किया गया है। जिन दस्तूर और काल स्वरूप कुलक बारहवीं शताब्दी इसमें नीति एवं सदाचार विषयक धर्मोपदेश वर्णित है। श्रीधर पाषाणाह चरिव बारहवीं तेरहवीं शती है ना, इसे जो है पार्श्वनाथ चरित भी कहते हैं। इसमें 23वें तीर्थ पार्श्वनाथ का चरित्र चित्रण किया गया है। श्रीधर शकुमाल चरिव बारहवीं तेरहवीं शती इसमें शकुमाल स्वामी के पुनर्जन्म की कथा वर्णित है। श्रीधर भविष्यत चरिव बारहवीं तेरहवीं शती इसमें भविष्यत की कथा के माध्यम से श्रुत पंचमी का महात्म्य वर्णित है। शाल भसूर भरतेश्वर बाहुबलीराज बारहवीं तेरहवीं शती इसमें ऋषभ पुत्र भरत और उसके छोटे भाई बाहुबली के जीवन संघर्षों का वर्णन है। जिन विनय चंद्र सूर्य नेमनाथ चौपाई तेरहवीं शती इस ग्रंथ में 22वें तीर्थकर नेमनाथ का जीवन चरित्र वर्णित है। आशुक कविचंदन वाला रास तेरहवीं शती यह 35 छंदों का लघु खंड काव्य है। इसमें राजा दधिवाहन की पुत्री चंदनवाला के जीवन संघर्षों की करुण कहानी वर्णित है। अंत में चंदनवाला भगवान महावीर से दीक्षा लेकर मोक्ष को प्राप्त होती है। जिन धनसूर स्थूल भद्र रास तेरहवीं शती इसमें स्थूल भद्र और कोषाविष्या की कथा वर्णित है। स्थूल भद्र को जैन धर्म में दीक्षित होने के बाद मोक्ष का अधिकारी सिद्ध किया गया है। लाखु है ना, जीर्ण दत्त चरिव तेरहवीं शती इसमें जिन दत्त का जीवन चरित्र वर्णित है। लाखु अग वय रण पाया तेरहवीं शती इसमें श्रावकोचित व्रतों अणव्रतों और कर्तव्यों का वर्णन है। विद्यापति कीर्ति लता तेरहवीं चौदहवीं शती इसमें राजा कीर्ति सिंह की वीरता, दानशीलता, शौर्य और राजनीतिक कुशलता का वर्णन है। ज्योतिषवर ठाकुर बड़ा रत्नाकर चौदहवीं शती इसमें नाना श्रेणी के पुरुषों, मानव व्यापारों, सभाओं, उत्सव आदि का वर्णन है। प्राचीन मैथिली भाषा के अध्ययन और उस समय की सामाजिक रीति नीति, काव्य रूढ़ और काव्य रूपों की दृष्टि से यह बहुत उपयोगी है। महत्वपूर्ण पुस्तक है। महत्वपूर्ण पुस्तक गद्य में है। रैधु अपभ्रंश का अंतिम कवि रैधु आप संबोह काव्य 15वीं शती इसमें आध्यात्मिक विषयक चर्चा है ना। रैधु बलहद्द चरिव 15वीं शती इसमें जैन धर्म के अनुसार कौरवों पांडवों की कथा वर्णित है। रैधु जसहर चरिव है ना 15वीं शती इस काव्यकृत में यशोधर का जीवन चरित्र वर्णित है। रैधु और
पाशाहचर्य पार्श्वनाथ चरित 15वीं शती। इसमें जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ का जीवन चरित्र वर्णित है। रैधु महेश्वर चरिव 15वीं शती। इसमें जैन धर्म के महापुरुषों का चरित्र चित्रण किया गया है। रैधु और शांतिड़ा चरिव 15वीं शती। इसमें अंतिम तीर्थकर भगवान महावीर के जीवन का चरित्र चित्रण किया गया है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न। हिंदी के उद्भव का सही अनुक्रम पाल प्राकृत अपभ्रंश हिंदी। भारतीय और भाषाओं के विकास के कितने चरण हैं? तो हैं 3 हैं। कितने चरण हैं? 3 चरण हैं, है ना। निम्नलिखित में से किस आचार्य ने प्रकृति की मीठी तथा संस्कृत को कठोर भाषा कहा है? तो राजशेखर ने। प्रकृति संस्कृतम तंत्र भवा तत् आगतः व प्रकृतम निम्नलिखित में से किसने कहा है? तो हेमचंद्र ने। गौड़ाहो किसकी रचना है? तो वाक्यपतराज की है। प्राकृतिक प्रकाश किसकी रचना है? वररुच की है। प्रकृति की किस अवस्था को अपभ्रंश या अवहट कहा जाता है? तृतीय। अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले उल्लेख किसने किया? पतंजलि ने। मध्य भारतीय आर्य भाषा का अंतिम रूप है अपभ्रंश। बियाडी और पतंजलि ने अपभ्रंश शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया है? तो संस्कृत के मानक शब्दों से भिन्न भ्रष्ट और अशुद्ध शब्दों के अर्थ में। अपभ्रंश शब्द है तत्सम। इनमें से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? तो अपभ्रष्ट तद्भव नहीं। अवहट अवहंश और अपभ्रंश ये है तद्भव है, जो कि अपभ्रष्ट तद्भव नहीं है। भाषा के अर्थ में अपभ्रंश शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग मिलता है तो छठी शती में। अपभ्रंश भाषा के प्राचीनतम उदाहरण निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में मिलते हैं? तो भरत मुनिकृत नाट्यशास्त्र में। बांग्ला का विकास अपभ्रंश के किस रूप में हुआ है? तो मागधी। पाहुड़ दोहा की रचना किसने की है? तो मुनि राम सिंह ने। दोहाकोश के रचयिता सरापा। चरित काव्य सर्वाधिक किस साहित्य में रचे गए हैं? तो जैन साहित्य में। अशोक के समय में राजभाषा थी पाली। अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था का नाम है अवहट। पुरानी हिंदी नामकरण किसने किया है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। संदेश राशक किसकी रचना है? तो अद्दहमाण। अपभ्रंश के भाषिक और व्याकरणिक रूप का स्पष्ट और सुव्यवस्थित विवेचन किसने किया है? तो हेमचंद्र ने किया है। पुष्पदंत किस अपभ्रंश के भाषिक और व्याकरणिक रूप का स्पष्ट और सुव्यवस्थित विवेचन किसने किया? हेमचंद्र ने। अपभ्रंश में कुल कितने स्वर हैं? 10। भाषाओं के पारिवारिक वर्गीकरण का आधार है इतिहास। पुष्पदंत किस शताब्दी के कवि? 10वीं। पाउमचरिव किसकी रचना है? स्वयंभू की। पहाड़ी हिंदी भाषा का विकास अपभ्रंश के किस रूप से हुआ है? तो खस। प्राकृतिक सर्वस्व में अपभ्रंश के कितने भेदों का उल्लेख मिलता है? 3। अपभ्रंश शब्द का विकास निम्नलिखित में से किस रूप में हुआ है? तो अवहंस के रूप में हुआ है। नेक्स्ट है अपभ्रष्ट शब्द का विकास निम्नलिखित में से किस रूप में हुआ है? तो अवहट में। स्वयंभू ने अपनी रामायण में अपभ्रंश के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? तो अवहत। महाकवि कालिदास के किस ग्रंथ में अपभ्रंश के कुछ छंद मिलते हैं? तो विक्रमोर्वशी में। सही सुमेलित कीजिए। करकंड चरिव रैधु यानी करकावन मुनि, है ना। आदि पुराण पुष्पदंत। जम्बूस्वामी रास धर्मसूर्य। भविष्यत कहाँ? धनपाल। अपभ्रंश को अभीरी की भाषा किसने कहा है? दंडी ने। भाषा विशेष के अर्थ में सबसे पहले अपभ्रंश शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किसने किया है? तो चंड ने। अपभ्रंश का सबसे बड़ा व्याकरण निम्नलिखित में से कौन है? तो हेमचंद्र। विश्व धर्मेत्तर पुराण में अपभ्रंश भाषा के लिए किस शब्द का
प्रयोग हुआ है तो अपभ्रष्ट। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने अपभ्रंश को देश भाषा माना है? गियर्सन ने। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने अपभ्रंश को देश भाषा नहीं माना? याकोबी ने। पीशल, भंडारकर और बुलर ने देश भाषा माना, जबकि याकोबी ने नहीं माना है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस विद्वान ने अपभ्रंश का संबंध अभीरों तथा गुर्जरों से माना है? तो कीन्थ। निम्नलिखित ग्रंथों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। कुवलयमाला कथा, उद्योतन सूर, महापुराण, पुष्पदंत, पाउमचरिम, स्वयंभू, संदेश राशक, अद्दाहमाण। मध्यदेशी या शौरसेनी अपभ्रंश को उस समय की निम्नलिखित में से कौन सी भाषा माना गया है? तो परिनिष्ठित भाषा है ना। अपभ्रंश साहित्य का पहला संपादक इनमें से कौन है? तो डॉक्टर रिचर्ड पीशल। धनपाल कृत भविष्यत कथा, धनपाल कृत भविष्यत कहाँ का संपादन किसने किया है? डॉक्टर याकोबी ने। अपभ्रंश का प्रथम प्रबंध काव्य है तो धनपाल कृत भविष्यत कहाँ। सिद्धों की अपभ्रंश रचनाओं का संपादन किसने किया है? तो हरप्रसाद शास्त्री ने। पौराणिक गाथाओं की जानकारी के लिए अपभ्रंश का सबसे बड़ा ग्रंथ निम्नलिखित में से कौन है? तो 63 महापुरुष गुणालंकार। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? स्वयंभू को। स्वयंभू को अपभ्रंश का कालिदास और पुष्पदंत को भवभूत किसने कहा है? तो डॉक्टर भयाड़ी ने। पाउमचरिव के उदाहरणार्थ भाग की रचना किसने की है? तो त्रिभुवन ने। 7वीं शती से लेकर 11वीं शती के अंत तक अपभ्रंश का स्वर्णकाल किसने घोषित किया है? डॉक्टर हरदेव बाहिरी। दामोदर पंडित ने कौशल की भाषा को निम्नलिखित में से क्या कहा है? अपभ्रष्ट। अपभ्रंश का सर्वाधिक विवादित पहलू निम्नलिखित में से कौन है? तो अपभ्रंश के भेद। अपभ्रंश के निम्नलिखित भेदों में कौन सा भेद नाम साधु द्वारा नहीं किया गया है? तो ब्राह्मण। मार्कंडेय द्वारा किया गया अपभ्रंश के भेदों में से किसका संबंध गुजरात की बोली से है? तो नागर। उपनागर कहाँ की बोली थी? तो राजस्थान। सिंहली के आदि रूप को क्या कहते हैं? तो एलू। मार्कंडेय ने निम्नलिखित में से सिंधु देशोद्भव किसे कहा है? तो ब्राह्मण को। और नाम साधु की उपनागर अपभ्रंश उस काल की निम्नलिखित में से कौन सी भाषा थी? तो परिनिष्ठित भाषा। प्राकृतानुशासन के लेखक कौन है? तो पुरुषोत्तम देव। अपभ्रंश के निम्नलिखित भेदों में कौन सा भेद डॉक्टर तगारे ने नहीं माना है? तो उत्तरी। डॉक्टर याकोबी ने अग्रलिखित में से किस ग्रंथ की भूमिका में अपभ्रंश के भेदों का उल्लेख किया है? तो सनत कुमार चरिव। अपभ्रंश के 4 भेदों पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी का उल्लेख निम्नलिखित में से किसने किया? डॉक्टर याकोबी ने। हिस्टोरिकल ग्रामर ऑफ अपभ्रंश के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो डॉक्टर तगारे। डॉक्टर नामवर सिंह के मतानुसार अपभ्रंश के कितने भेद हैं? 2। अपभ्रंश में राम काव्य के प्रथम कवि हैं स्वयंभू। अपभ्रंश का एक रूप खस है जिसे पहाड़ी हिंदी का विकास हुआ। खस का एक अन्य नाम निम्नलिखित में से क्या है? दरद। सौराष्ट्री का नागर अपभ्रंश का संबंध सौराष्ट्री या नागर अपभ्रंश का संबंध है तो गुजरात से। पैसाची अपभ्रंश का एक अन्य नाम है तो केकय। अपभ्रंश में कृष्ण कथा का सूत्रपात किसने किया? स्वयंभू ने। साहित्यिक रूप में अपने विकास और विस्तार के दौरान अपभ्रंश ने निम्नलिखित में से किस प्रकृति को सर्वाधिक प्रभावित किया? शौरसेनी प्रकृति को। सही सुमेलित कीजिए। व रत्नाकर, ज्योतिश्वर ठाकुर, कीर्तिलता, विद्यापति। अपभ्रंश काव्यत्रयी लाल चंद्र गांधी। सिद्ध हेम शब्दानुशासन किसने लिखा है? तो हेमचंद्र ने लिखा है। किसने लिखा है? हेमचंद्र ने लिखा है। नेक्स्ट है बिहारी, बंगला, असमिया
और उड़ीसा भाषाओं का विकास अपभ्रंश के किस रूप से हुआ है? तो मागधी। अर्धमागधी अपभ्रंश से हिंदी के किस रूप का विकास हुआ है? तो पूर्वी हिंदी। पश्चिमी हिंदी, पंजाबी और गुजराती का विकास अपभ्रंश के किस रूप से हुआ है? तो मागधी। ब्राह्मण अपभ्रंश से निम्नलिखित में से किस भाषा का विकास हुआ है? तो सिंधी। असमिया भाषा का विकास अपभ्रंश के किस रूप से हुआ है? तो मागधी। सौराष्ट्री का नागर अपभ्रंश वस्तुतः क्या है? तो सरसेनी अपभ्रंश का पश्चिमी रूप। अपभ्रंश का भवभूत किसे कहा गया है? तो पुष्पदंत को। सिद्ध कवियों की भाषा को संध्या भाषा किसने कहा है? तो अद्वैत ब्रज और मुनि दत्त ने। सिद्ध कवियों की भाषा का विकास अपभ्रंश के किस रूप से हुआ है? तो अर्धमागधी। सिद्धों की प्रथम कवि हैं तो सरापा। सरापा को बांग्ला का प्रथम कवि किसने माना है? तो डॉक्टर बी भट्टाचार्य ने। अपभ्रंश की विशेषताओं के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? अपभ्रंश उकार बोला है, ये गलत है। जो सत्य हो देखते हैं। आ ई उ ए ओ ह्रस्व आ ई उ ए ओ दीर्घ स्वर थे। अपभ्रंश में यही स्वर थे, है ना। और री लिखा तो जाता था परंतु इसका उच्चारण री होता था। री को छोड़कर सभी स्वरों का अनुनासिक रूप प्रयोग में आ गया था। ब्रज भाषा अवधि आदि में जो मन मन और करण करण और अंग 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 चल चल आदि रूप मिलते हैं, निम्नलिखित में से किसकी देन है? अपभ्रंश की। अपभ्रंश के शब्दों में किस वर्ग की ध्वनियों का बहुल है? तो टा वर्ग। अपभ्रंश की विशेषताओं के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? कारकों का रूप अधिक हो गए, ये असत्य। सत्य क्या है? अपभ्रंश में सा और सा के स्थान पर केवल सा प्रचलित था। इसमें लगभग वही ध्वनियाँ थी जिसका प्रयोग प्रकृति में होता था। नपुंसक लिंग समाप्त प्राय था। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन अपभ्रंश की वर्णमाला में नहीं है? तो है सा, षटकोण वाला सा। निश्चय अपभ्रंश की वर्णमाला में निम्नलिखित में से कौन सी व्यंजन ध्वनि सम्मिलित है? तो माँ, यानी आंगा औड़ा और या शामिल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण समूह अपभ्रंश की वर्णमाला में नहीं है? तो अंगा, इया, ना, सा और सा, ये शामिल नहीं है। अपभ्रंश में कितने लिंग हैं? 2। अपभ्रंश में किस कोटि के शब्दों का बहुल है? तद्भव। निम्नलिखित में कौन सा स्वर युग्म अपभ्रंश की वर्णमाला में नहीं है? ऐ और औ। अपभ्रंश में ना व्यंजन किस रूप में मिलता है? तो ड़ा। संस्कृत के अस्य शब्द का अपभ्रंश में कौन सा रूप मिलता है? तो आहय अहय। कोंकणी भाषा किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो महाराष्ट्री। अपभ्रंश की विशेषताओं के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो अपभ्रंश में ड़ा और ढा ध्वनियाँ नहीं हैं। अपभ्रंश काल 10वीं शताब्दी तक माना जाता है, परंतु अपभ्रंश काव्य लिखा जाता है 14वीं शताब्दी तक। पुष्पदंत की भाषा को मराठी की जननी किसने कहा है? डॉक्टर तगारे ने। अपभ्रंश का सर्वाधिक लोकप्रिय छंद है तो दोहा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो जो सत्य है उसको देखते हैं कि अपभ्रंश क्या दिखता है? जो सत्य उसको देखते हैं। 8वीं 9वीं सदी के सिद्धों की भाषा में हमें अपभ्रंश से निकली हुई हिंदी स्पष्ट दिखाई देती है। नाथ जोगियों की वाणी में आरंभिक हिंदी का रूप अधिक निखरा हुआ है। अपभ्रंश में तत्सम शब्दों का अपभ्रंश में तद्भव शब्दों का बहुल है। अपभ्रंश में क्षतिपूरक दीर्घकरण की प्रवृत्ति पाई जाती है। दक्षिणी अपभ्रंश को निराधार एवं अवैज्ञानिक किसने कहा है? तो डॉक्टर नामवर सिंह ने। प्राच्य को अपभ्रंश का एक भेद माना है तो राम शर्मा ने। भारतीय अर्थव्यवस्था का उदय माना जाता है तो
1000 ईस्वी के आसपास। पुरानी हिंदी का उदय माना जा सकता है तो अवहट्ट से। अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के मध्य लगभग 300 वर्षों की भाषा है, और जिसमें आरंभ में अपभ्रंश की प्रवृत्तियाँ अधिक हैं, बाद में धीरे धीरे कम होती गई और आधुनिक भाषाओं का निखरा हुआ रूप सामने आया। यह बीच का समय कहलाता है तो संक्रांति काल। अवहट्ट के लेखक हैं पूर्व, मध्यवर्ती और पश्चिमी। अवहट्ट का कार्यकाल है तो 900 ईस्वी से 1100 ईस्वी या थोड़ा बाद तक है। वर्ण रत्नाकर, कीर्तलता और कीर्त पताका के किस अवहट्ट का प्रयोग हुआ है तो पूर्वी अवहट्ट। साहित्य में अवहट्ट का प्रयोग कब तक होता रहा है तो 14वीं शती तक। शिक्षा शब्द अवहट्ट में किस रूप में प्रचलित है? शिक्षा। किस रूप में प्रचलित है तो शिक्षा, है ना। नेक्स्ट है अपभ्रंश शब्द का विकास निम्नलिखित में से किस रूप में हुआ है तो अवहट्ट। शंभु ने अपनी रामायण में अपभ्रंश के लिए किस शब्द का उल्लेख किया है तो अवहट्ठ। महाकवि कालिदास के किस ग्रंथ में अपभ्रंश के कुछ छंद मिलते हैं तो विक्रमोर्वशीय। सूची ए से सूची 2 को सुमेलित कीजिए। करकंडचर्यु, रैधु आदि पुराण, करकंडचर्यु, रैधु आदि पुराण, पुष्पदंत और जम्बूस्वामी राशा धर्मसूरी। भविष्यत कहाँ? धनपाल। भविष्यत कहाँ? धनपाल। भविष्यत कथा है तो है धनपाल। नेक्स्ट है स्वयंभू ने अपनी भविष्य कथा धनपाल। अपभ्रंश को अभीरों की भाषा किसने कहा है? दंडी ने। भाषा विशेष के अर्थ में सबसे पहले अपभ्रंश शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किसने किया तो चंड ने। अपभ्रंश का सबसे बड़ा व्याकरण निम्नलिखित में से कौन है तो हेमचंद्र। विष्णु धर्मेत्तर पुराण में अपभ्रंश भाषा के लिए किस शब्द का प्रयोग हुआ है तो अपभ्रष्ट। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने अपभ्रंश को देश भाषा माना है तो ग्रियर्सन ने। निम्नलिखित में किस विद्वान ने अपभ्रंश को देश भाषा नहीं माना है? याकोबी ने। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने अपभ्रंश का समय अभीरों तथा गुर्जरों से माना है तो डॉक्टर कीथ ने। कुवलयमाला कथा उद्योतन सूर, महापुराण पुष्पदंत, पाउमचर्यु स्वयंभू, संदेश राशक अद्दहमाण। मध्य देशीय या शौरसेनी मध्य अपभ्रंश को उस समय की निम्नलिखित में से कौन सी भाषा माना गया है तो परिनिष्ठित भाषा। अपभ्रंश साहित्य का पहला संपादक इनमें से कौन है तो डॉक्टर रिचर्ड पीसेल। धनपाल कृत भविष्यत कहाँ का संपादन किसने किया है तो याकोबी ने। अपभ्रंश का प्रथम प्रबंध काव्य है तो धनपाल कृत भविष्यत कहाँ। सिद्धों की अपभ्रंश रचनाओं का संपादन किसने किया है तो हरप्रसाद शास्त्री ने। पौराणिक कथाओं की जानकारी के लिए अपभ्रंश का सबसे बड़ा ग्रंथ निम्नलिखित में से कौन है तो 63 महापुरुष गुणालंकार। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा गया है तो स्वयंभू को अपभ्रंश का कालिदास और पुष्पदंत को भवभूत किसने कहा है तो डॉक्टर भयाड़ी ने। पाउमचर्यु के उत्तरार्ध भाग की रचना किसने की है तो त्रिभुवन ने। 7वीं शती से लेकर 11वीं शती के अंत तक अपभ्रंश का स्वर्णकाल किसने घोषित किया है तो डॉक्टर हरदेव बाहरी ने। दामोदर पंडित ने कौशल की भाषा को निम्नलिखित में से क्या कहा है तो अपभ्रष्ट। अपभ्रंश का सर्वाधिक विवादित पहलू निम्नलिखित में से कौन है तो अपभ्रंश के भेद। अपभ्रंश के निम्नलिखित भेदों में कौन सा भेद नामिसाधु द्वारा नहीं किया गया है तो ब्रांचर। मार्कंडेय द्वारा किए गए अपभ्रंश के भेदों में से किसका संबंध गुजरात की बोली से है तो नागर। उपनागर कहाँ की बोली थी तो राजस्थान की। सिंहली के आदि रूप को
क्या कहते हैं? तो एलू। मार्कंडेय ने निम्नलिखित में से सिंधु देशोद्भव मार्कंडेय ने निम्नलिखित में से सिंधु देशोद्भव किसे कहा है? तो ब्राह्मण को। नाम साधु की उपनागर अपभ्रंश उस काल की निम्नलिखित में से कौन सी भाषा थी? तो परिनिष्ठित भाषा। प्रकृतानुशासन के लेखक कौन है? तो पुरुषोत्तम देव। अपभ्रंश के निम्नलिखित भेदों से कौन भेद डॉक्टर तगाड़े ने नहीं माना है? तो उत्तरी। पूर्वी, पश्चिमी, दक्षिणी तो तगाड़े ने माना है, लेकिन उत्तरी नहीं माना है। डॉक्टर याकोबी ने अग्रलिखित में से किस ग्रंथ की भूमिका में अपभ्रंश के भेदों का उल्लेख किया है? तो सनत कुमार। अपभ्रंश के 4 भेदों पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी उल्लेख निम्नलिखित में से किसने किया है? तो डॉक्टर याकोबी ने। अपभ्रंश के 4 भेदों पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी का उल्लेख निम्नलिखित में से किसने किया है? तो डॉक्टर याकोबी ने। हिस्टोरिकल ग्रामर ऑफ अपभ्रंश के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? डॉक्टर तगारे। डॉक्टर नामवर सिंह के मतानुसार अपभ्रंश के कितने भेद हैं? तो 2, पूर्वी और पश्चिमी। अपभ्रंश में राम काव्य के प्रथम कवि हैं तो स्वयंभू। अपभ्रंश का वह रूप खस है जिससे पहाड़ी हिंदी का विकास हुआ। खस का एक अन्य नाम है तो दर्द। सौराष्ट्री या नगर अपभ्रंश का संबंध है गुजरात से। पैशाची अपभ्रंश का एक अन्य नाम है केकय। अपभ्रंश में किर्ण कथा का सूत्रपात किसने किया है? तो स्वयंभू ने। साहित्यिक रूप में अपने विकास और विस्तार के दौरान साहित्यिक रूप में अपने विकास और विस्तार के दौरान अपभ्रंश ने निम्नलिखित में से किस प्राकृत को सर्वाधिक प्रभावित किया? सरसैनी को। सही सुमेलित कीजिए। वर्ण रत्नाकर ज्योतिश्वर ठाकुर। कीर्तिलता विद्यापति। अपभ्रंश काव्यत्रयी लालचंद गांधी। सिद्ध हेम शब्दानुशासन हेमचंद्र। नेक्स्ट है उक्त व्यक्ति प्रकरण की भाषा को प्राचीन कौशली किसने कहा है? डॉक्टर सुनीत कुमार चटर्जी ने। उक्त व्यक्ति प्रकरण निम्नलिखित में से क्या है? तो व्याकरण ग्रंथ है। उक्त व्यक्ति प्रकरण में अवहट्ट के किस रूप का प्रयोग हुआ है? तो मध्य देशी। पश्चिमी अवहट्ट का प्रयोग मिलता है तो प्रकृत पैगलम में। डॉक्टर तगारे ने अपभ्रंश की विशेषताएं माना है तो कर्ता की ए विभक्ति को अवहट्ट में निर्विभक्ति प्रयोग बढ़ने से शब्दों का क्रम सुनिश्चित होने लगा। अवहट्ट में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग नहीं होता? तो नपुंसक लिंग का। अपभ्रंश का मई शब्द का अवहट्ट में रूप हो गया है तो मय। अपभ्रंश अवहट्ट में किस छंद का प्रयोग नहीं मिलता? घनाक्षरी। अपभ्रंश और अवहट्ट में चौपाई कितनी प्रकार का छंद है? तो 15। हिंदी के कवियों को काव्य के चमत्कार लाने और वाक्य वैचित्र के प्रदर्शन की प्रवृत्ति किससे मिली है? तो अपभ्रंश और अवहट्ट से। हिंदी प्रसर्गों के विकास में सर्वाधिक योगदान निम्नलिखित में से किसका है? तो अपभ्रंश और अवहट्ट का। राउरवेल रोड की रचना है सावय धम्म दोहा देवसेन की है। और परम्पयासु किसकी रचना है? जोइंद की है। नेम नाथराज सुमितगढ़ की रचना है। इनमें से अपभ्रंश का अंतिम कवि कौन है? तो रैधु है ना। संकय वाणी बहुआ ना भवई है ना। तो बहुना संख्या वाणी बहुना भवई। संस्कृत भाषा बहुतों को अच्छी नहीं लगती। इसका मतलब ये है। पाऊ आ रस को मम न पावै
प्रकृत भाषा में रस का मर्म नहीं होता। देसिल बैना सब जन मिठा, देसिल वचन सबको मीठा लगता है। तय तैसन जपऊ अवहट्टा, इसीलिए वैसा ही अवहट्ट में मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।